भी एक चीज अपने को ध्यान रखनी है कि टॉपिक पढ़ाते टाइम बीच में आप कुछ ना कुछ चीजें आप मिस कर दीजिए उसमें, ताकि एग्जामिनर का उस चीज के ऊपर ध्यान जाए और आपको उसी में से वो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करे, क्योंकि उसको लगेगा कि हाँ ये चीज ये मिस कर गया, तो पूछेगा कि अगर ये ऐसा हो जाता तो क्या होता, और उसका आंसर आपको पहले से ही मालूम है, तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है फिर बता। नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलने जा रहे हैं जिससे मैं भी इंस्पायर्ड हूँ और वो हमेशा इंस्पिरेशन का सेंटर रहे हैं। उनके कांटेक्ट में जो जो आए हैं वो सारे के सारे उनसे इंस्पायर्ड हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर प्रदीप मिथारवाल की, जो SNKP PG गवर्नमेंट कॉलेज जो नीम का थाना में है वहाँ पे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्टेड है। इनकी जो पोस्टिंग थी वो 2015 का जो कॉलेज लेक्चरशिप लगा था उसी के द्वारा हुई है। उसका इन्होंने इंटरव्यू क्रैक किया है बाकायदा, और वो आज हमसे शेयर करेंगे इस इंटरव्यू के एक्सपीरियंस। और आपको एक चीज बता दूं मैं पहले, खास बात क्या है कि उन्होंने केवल एक इंटरव्यू नहीं दिया है, इंटरव्यू 2 दिए हैं उन्होंने, और दोनों क्वालिफाई किए हैं। एक 2010 में लगने वाली पॉलिटेक एग्जाम और दूसरी 2015 में लगने वाली कॉलेज लेक्चरशिप की एग्जाम। लेकिन पॉलिटेक में उन्हें रास नहीं आया, इस कारण से उन्होंने जो कॉलेज एजुकेशन है उसमें आना प्रेफर किया। ठीक है, अब मोटिवेशन कैसे बोलोगे आप? उनके अंदर एक काबिलियत है जो किसी के पास भी नहीं, और शायद लोग आप कुछ चीज को डेवलप करने के लिए लग जाते हैं कि ये मेरे पास है। उनके पास लगभग 10 से 15 घंटे की सिटिंग पावर है। उस टाइम पे हम जब, हालांकि MSc में मेरे से जूनियर थे, PhD में सीनियर हो गए क्योंकि मैंने PhD लेट ज्वाइन की। ठीक है, और उस टाइम पे जब हम साथ थे, नेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे थे तो साथ ही थे। तो जब साथ थे तो हम देखा करते थे कि ये जो हमारे प्रदीप सर हैं, ये प्रदीप सर 8 से 10 घंटे बिना कुछ बोले, बिल्कुल फोकस के साथ, कंसंट्रेट होकर 8 से 10 घंटे पढ़ लेते थे। पानी भी नहीं पीते थे, उठ के भी नहीं जाते थे, कुछ भी नहीं। और इनकी खास बात क्या थी? एग्जाम के प्रति डेडिकेशन। जिस एग्जाम के पीछे लग गए उसको क्रैक करके छोड़ा है। बाकी की कहानी आप नीचे सुनोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें इंटरव्यू। तो आज हम प्रदीप जी से बात स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहले बता दूं कि प्रदीप जी एक बार नहीं, 2 बार RPSC इंटरव्यू क्वालिफाई, 2 बार। तो पहली बार जब आपने इंटरव्यू दिया था तो वो किस एग्जाम का दिया था प्रदीप जी? मैंने पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो लेक्चरर होता है उसके लिए मैंने 2011 में जो वैकेंसी आई थी उस टाइम। तो वो वैकेंसी तो बहुत लंबी चली थी, शायद 2014 की पोस्टिंग होगी आपकी। हाँ, 5 फरवरी 2014 की मेरी पोस्टिंग है टेक्निकल एजुकेशन के। यानी कि इन्होंने पॉलिटेक की एग्जाम दी, उसका इंटरव्यू क्वालिफाई किया। तो मैंने ये सुना है कि भाई पॉलिटेक में सब्जेक्ट खत्म हो जाता है। हाँ, वहाँ पे सिर्फ केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ फर्स्ट ईयर में चलता है, और फर्स्ट ईयर में भी जो अप्लाइड केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो पार्ट वहाँ पे ज़्यादा है। जो जर्नल अपनी जो केमिस्ट्री चलती है, जैसे किस तरीके से BSc में MSc में इस टाइप के टॉपिक वहाँ पे बिल्कुल बेसिक लेवल की जो केमिस्ट्री है वही वहाँ पे पढ़ाई। तो आपने अपने सब्जेक्ट को कैसे मेंटेन रखा? क्योंकि कॉलेज लेक्चरशिप में तो पूरा आता है, वहाँ पे स्पेसिफाई कम पोर्शन रहता है। तो आपने इस चीज को कैसे मेंटेन किया? मैं जब टेक्निकल एजुकेशन में जब मैंने ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने के लगभग 1 साल बाद में मुझे लगा कि अगर मैं इसी तरीके से अगर ये वाला पोर्शन ही अगर पढ़ता रहूंगा तो आगे आने वाले टाइम में मेरा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। तो मैंने बाद में ये ठाना कि क्यों ना सुबह शाम जितना भी अपने को टाइम मिलता है या कॉलेज में टाइम मिलता है, हम जो पुराना जो अपना जो पार्ट है केमिस्ट्री का उस पार्ट को हम रिवाइज करते रहते हैं। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कभी कॉलेज के अंदर कोई वैकेंसी निकले तो उसकी जो तैयारी है उस तैयारी में उससे अपने को काफ़ी हेल्प मिल जाए। तो आपकी मन्नत पूरी हो गई, यस। कॉलेज वैकेंसी आ गई आ आपकी। गई, बिल्कुल। और उसके बाद आपकी कॉलेज की जो वैकेंसी आई, उसकी आपने तैयारी कैसे स्टार्ट की? कॉलेज की जो तैयारी थी मैंने जैसे कि नेट की तैयारी मैंने पहले कर रखी थी, मेरा JRF क्लियर हुआ हुआ था, तो मेरे जो नोट्स थे नेट के नोट्स थे, मैंने उन नोट्स को ही एक बार वापस से मैंने
रिवाइज किया, दोबारा से मैंने पुराने वाले जो नोट्स थे वो प्लस जो अपडेटेड जो मटेरियल, जो क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था नेट की तैयारी को, उसके बाद में मैंने दोबारा से अपने नोट्स प्रिपेयर किए। और नोट्स के जो प्रिपरेशन का तरीका था वो स्टार्टिंग से, जैसे 11th 12th वाली क्लास से लेके और जो एमएससी तक का जो सिलेबस है उसमें जो भी हाइलाइट्स हैं, नए जो टॉपिक ऐड हुए हैं या कोई जो चीज़ें मेरी उस टाइम पे रह गई थी तैयारी करने से, या जो आरपीएससी के अब सिलेबस में रिसेंटली इन्होंने जो ऐड किया है उसको लेते हुए मैंने वापस से अपने नोट्स बनाए और उनसे मैंने तैयारी स्टार्ट की। दूसरा, जो आरपीएससी की जो 4 5 साल में जितने भी जो एग्ज़ाम हुए थे उन एग्ज़ाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आए, मैंने वो सारे क्वेश्चन वापस से उनको सोल्व किया और देखा कि कहाँ से आरपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है, और उसी के आधार पे फिर मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट तो ये अच्छा रहा आपके लिए कि की। यस। आपने थोड़ा सा, अच्छा इसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर थे मतलब आप? हाँ, मुझे पहले से ही ये था कि मुझे कॉलेज एजुकेशन के अंदर जाना है, तो मैंने अपनी तैयारी बीच में छोड़ी नहीं, कभी ब्रेक नहीं किया मैंने। मैं कंटिन्यू पढ़ता रहा पॉलिटेक्निक के अंदर जाने के बाद। अच्छा एक चीज और बता दूं, प्रदीप जी वैसे तो मेरे जूनियर हैं एमएससी में और पीएचडी में सीनियर है, कोई बात नहीं, लेकिन अ, जब ये हमारे साथ पढ़ते थे तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा सिटिंग पावर वो इन्हीं की थी। और ये मेरा देखा हुआ है कंटिन्यू 8 से 10 घंटे की सिटिंग पावर, जिसमें न तो पानी पीना, न कहीं उठ कर जाना, कुछ भी नहीं, एक बार बैठ गए ना। और ये ऐसे थे कि एक बार लिखने लग गए तो 40 से 45 पेज तो एक साथ लिख देते थे। क्या वो अभी भी आपके अंदर है या? यस, बिल्कुल अभी भी है। मैं अभी भी मैं नोट्स बनाता रहता हूँ। बच्चों को जब पढ़ाना होता है मुझे क्लास के अंदर, तो उससे पहले मैं नोट्स प्रिपेयर करके लेके जाता हूँ। उसमें 8 10 पेज तो डेली के कम से कम मैं अभी भी लिख ही लेता हूँ। सिटिंग होती है कि अभी या नहीं होती है? सिटिंग अभी भी, जैसे कई बार कोई नया टॉपिक मुझे पढ़ना होता है तो जब तक टॉपिक खत्म नहीं होता जब तक मैं बीच में उठ के नहीं जाता कभी भी उसको तो मेरे कंप्लीट। को तो ये बताओ ना, आपकी इतनी सिटिंग कैसे है कि बच्चों को भी पता लगे ना, जो सिटिंग नहीं दे पाते, 1 घंटे 2 घंटे में उग जाते हैं, बैठ चल पड़ते हैं उठकर, तो उनको तो पता लगे भाई कैसे 10 10 12 12 घंटे की सिटिंग हो तो कैसे। इसके लिए तो देखो, मतलब आपको, आपके अगर टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो अगर उस टॉपिक में अगर इंटरेस्ट है, तब जो सिटिंग पावर है ना वो सिटिंग पावर आपकी अपने आप ही बनती चली जाएगी। अगर आप टॉपिक से अगर उब रहे हो ना, तो इसका मतलब फिर आप उसमें सिटिंग पावर नहीं दे सकते। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। सीधी सी बात है, इंटरेस्ट बिल्कुल। होगा हाँ। तो बैठे रहोगे, नहीं इंटरेस्ट बिल्कुल। होगा तो हाँ, इधर उधर भटकते फिरोगे। क्वेश्चन अगर सोल्व हो रहे हैं आपके तो आपका उठने का मन ही नहीं करेगा, लगेगा एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ, एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ। ये देखते देखते काफी टाइम निकल जाता है, आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैं कितनी देर तक एक ही जगह पे बैठा रहा हूँ। हम्म। चलो अपन इंटरव्यू की बात पर आते हैं, कुछ बातें और करेंगे वो लास्ट में करेंगे अपन, ठीक है? नहीं है पहले इंटरव्यू की। तो सबसे पहले पॉलिटेक इंटरव्यू की बात करते हैं जो 2013 में लगा था। तो उस इंटरव्यू के ड्यूरेशन में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वहां पे, और किस टाइप से आपने डेमो लेक्चर वगैरह तैयार किया था, थोड़ा आप इसके ऊपर ब्रीफ कीजिए। सबसे पहले तो जैसे ही रूम के अंदर एंटर होते हैं तो एक जो एक्सपर्ट होते हैं या जो मेंबर होते हैं वो सबसे पहले तो क्या करते हैं, आपको कंफर्ट महसूस करवाने के लिए आपके बैकग्राउंड के बारे में आपको पूछते हैं कि आपने क्या कर रखा है, कहाँ तक आपने पढ़ाई कर रखी है, प्लस आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वहाँ का जो आसपास का जो जीके होता है उस जीके के बारे में आपको पूछते हैं, आपका खुद का क्या इंटरेस्ट है किस फील्ड के अंदर, उसके बारे में। फिर धीरे धीरे वो क्या सब्जेक्ट के ऊपर आना शुरू करते हैं, और सब्जेक्ट में भी इनिशियली वो सिंपल जो सरफेसली जो टॉपिक हैं उन टॉपिक्स को ही कवर करके आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। और साथ में खुद वो बताएंगे या तो कि आपको किस टॉपिक पे पढ़ाना है। जनरली मैंने देखा है कि 90% केस में यही होता है कि वो ये कहते हैं कि आपका जो भी इंटरेस्ट का टॉपिक है उस इंटरेस्ट के टॉपिक पे आप एक डेमो लेक्चर दीजिए। तो मेरे हिसाब से आपको टॉपिक वो सेलेक्ट करना चाहिए जिस टॉपिक को आप उस शॉर्ट ड्यूरेशन में, जैसे लगभग 5 या 6 मिनट का टाइम मिलता है, उस टाइम ड्यूरेशन में पर्टिकुलर एक टॉपिक को आप कंप्लीट कर सको। अगर कोई लेंदी टॉपिक आपने ले लिया तो आप उसको 5 से 6 मिनट के अंदर पूरा नहीं कर पाओगे, तो उससे थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट एक्सपर्ट जाता के है। ऊपर जाता है। ये तो पहले भी अपन बात कर चुके हैं कि भाई अपन को चैप्टर के ऊपर नहीं जाना है, चैप्टर के पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जाना है, बिल्कुल। और वो टॉपिक भी आप 5 से 7 मिनट में उसको समराइज करो। तो आपने कौन सा टॉपिक लिया था पॉलिटेक मैंने में? केमिकल काइनेटिक्स वाला जो टॉपिक था वो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया था। उसमें भी एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि टॉपिक पढ़ाते टाइम बीच में आप कुछ ना कुछ चीज़ें आप मिस कर दीजिए उसमें, ताकि एग्जामिनर का उस चीज़ के ऊपर ध्यान जाए और आपको उसी में से वो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करे, क्योंकि उसको लगेगा कि हाँ ये चीज़ ये मिस कर गया,
तो पूछेगा कि अगर ये ऐसा हो जाता तो क्या होता, और उसका आंसर आपको पहले से ही मालूम है, तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है फिर। प्रीसेट होना चाहिए आपका हाँ डेमो जो है, हाँ वो प्रीसेट होना चाहिए। बिल्कुल। उसको इस प्रकार से मॉडिफाइड करो कि कुछ हाँ चीजें ऐसी छोड़ दो बिल्कुल ताकि एग्जामिनर उस छोड़ी हुई चीजों में वही। से पूछे और वो आपको हाँ आती है। बिल्कुल। और दूसरा एक, टॉपिक को अगर आप पढ़ा रहे हो वहां पे, तो फिर वो टॉपिक आपको कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर वहां पे अगर आपने कोई चीज मिस कर दी, या कोई क्वेश्चन अगर आप बताने में अगर वहां पे असमर्थ अगर हो, तो उसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है सब्जेक्ट का, उसी के ऊपर आप अपना टॉपिक तैयार करके लेके जाएं। कोई हार्ड टॉपिक से यहाँ पे कोई ज्यादा मतलब होता नहीं। तो क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई थी उसमें? हाँ क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई थी मुझसे, 2-3 क्वेश्चन उसमें से केमिकल काइनेटिक्स में से मुझे पूछे थे। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन है, स्पेसिफिक जो रेट कांस्टेंट है, उसकी जो यूनिट है, कि दोनों में क्या फर्क है, दोनों की यूनिट में क्या फर्क है, ये सब चीजें मुझे पूछी। फिर पैनल के सामने हाँ बिल्कुल। उस टाइम पे आपकी पीएचडी चल रही थी या कंप्लीट हो गई थी? मेरी जो पीएचडी थी उस टाइम पे चल रही थी, लगभग मैं सबमिशन करवाने वाला ही था। एक 2-3 महीने के बाद में मेरा सबमिशन हो भी गया था। तो उन्होंने पीएचडी से जो रिलेटेड चीज़ें थी वो भी से डिस्कस की थी, किस टॉपिक पे आप पीएचडी कर रहे हो, आपका जो पीएचडी का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, किस फील्ड में आप रिसर्च कर रहे हो, उसके बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। और वैसे जनरल सब्जेक्ट में? हाँ जर्नल सब्जेक्ट में भी क्वेश्चन पूछे। जैसे मुझे अभी क्वेश्चन याद आ रहे हैं, एक तो जो अपना डेटोल होता है, या फिनोल फिनोल वाला जो क्वेश्चन होता है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्शन के बारे में, कि कौन सा जो कंपाउंड है वो हम वहाँ पे यूज करते हैं, उसके बारे में उससे पूछा था। जैसे 0.1% सॉल्यूशन होता है, और एक जो 1% सॉल्यूशन होता है जो डिसइंफेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी मुझे वहाँ पे पूछा था। एक क्वेश्चन जो मुझे अभी याद आ रहा है, चार्ज क्लाउड के बारे में मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा था, चार्ज क्लाउड क्या होता है। और उसका आंसर मैं आपको बताऊं, मैंने काफी बुक्स में देखा, मुझे नहीं मिला, लेकिन वो अपनी जो 11th-12th की जो बुक होती है उसमें साफ साफ लिख रखा है चार्ज क्लाउड क्या होता है। मैं उस टाइम पे उस क्वेश्चन को पूरा क्लियर बता नहीं पाया था। लगभग लगभग वो पहुंच गया था, लेकिन जो एग्जैक्ट जो आंसर था वो मुझे 12th की किताब के अंदर मिला, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो मेरे हिसाब से इंटरव्यू की तैयारी में जाने से पहले जो अपनी जो छोटी क्लासेस की जो किताबें हैं 11th-12th की, उन किताबों को पढ़ के जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें जो सरफेसली जो क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट जो एग्जामिनर होता है वो वहाँ पे हमसे पूछ लेता है। और उसी में हम कई बार अटक जाते हैं, क्योंकि हम भारी भरकम तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको हम मिस कर मिस जाते हैं। कर जाते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट काफी दिनों बाद आया था? हाँ रिजल्ट काफी दिनों बाद में आया था उसका। मेरी उसमें 6th रैंक थी मेरी पॉलिटेक्निक के अंदर। ये तो बहुत बढ़िया बात है। और फिर उसके बाद कोलेलेक्सिस का जब इंटरव्यू हुआ, हाँ तो एक बार फिर आपको वही कमरा याद आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी उस टाइम पे झुंझुनू पोस्टिंग थी, जब हमारा इंटरव्यू के लिए जब डेट जो अनाउंस की थी आरपीएससी ने, तो मैं झुंझुनू रहता था, और वहीं पर रह के मैंने इंटरव्यू के लिए तैयारी की थी कॉलेज लेक्चर्स के लिए। और ये चीज भी बता दो कि जिस ड्यूरेशन में आपने तैयारी की थी, उस ड्यूरेशन में इन्होंने फोन को टच भी नहीं किया था। हाँ मैंने 3 से 4 महीने तक अपने फ़ोन को स्विच ऑफ रखा हुआ था। शाम को सिर्फ घर पे बात करने के लिए मैं लगभग 30-35 मिनट घर बात करता था। उसी टाइम पे मैं अपने फ़ोन को स्विच ऑन करता था, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है तैयारी के टाइम पे, क्योंकि काफ़ी डिस्टरबेंस होता है फ़ोन की वजह से। तो उसे अगर हम बंद कर लें तो शायद हम ज़्यादा टाइम अपने सब्जेक्ट को दे पाएंगे। हाँ, अंगूठों से स्लाइड करो आप, जैसे हैं तो वो बिल्कुल बढ़िया है कि आप बिल्कुल शांति से बिल्कुल तैयारी करो। तैयारी करेंगे। तो इस ये जो इंटरव्यू था पोले लेक्चरशिप वाला, हम्म, इसमें क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या क्वेश्चंस थे, कौन हम्म, सा टॉपिक पढ़ाया आपने, या वो मैंने काइनेटिक्स ही आपने पढ़ा दिया? नहीं नहीं नहीं, उसमें मैंने टॉपिक मैंने चेंज किया था। मैं, मेरा एक फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं किस टाइप के अपन टॉपिक आप, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी रेपुटेड पोस्ट पे हैं, तो जस्ट डिस्कशन करने के लिए उनसे मैंने बात की। तो उन्होंने कहा कि अ, अभी आजकल जो रिसेंटली जो ट्रेंड में जो चल रहा है टॉपिक, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि हर फील्ड के अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो जो ज़्यादातर एक्सपर्ट आते हैं वो, क्योंकि आपने पीएचडी भी कर रखी है, तो जो स्पेक्ट्रो वाला पार्ट है वो आपको तैयार करके लेके जाना चाहिए। उससे थोड़ा सा एग्जामिनर के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो भी अच्छा पड़ेगा। तो इस वजह से फिर मैंने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर अपना टॉपिक तैयार किया। और मेरी आप किस्मत मानिए, मेरी किस्मत भी बहुत अच्छी थी कि जो दोनों जो एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने मुझे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से, आईआर से, इनसे मुझे काफ़ी सवाल पूछे, और उसका मुझे वहाँ पे बेनिफिट भी रहा। ये बहुत बढ़िया। तो पहले वाला इंटरव्यू टफ लगा या सेकंड वाला? इंटरव्यू जो सेकंड वाला जो इंटरव्यू था उसमें 3 ही लोग थे, 2 तो एक्सपर्ट थे और एक मेंबर था। लेकिन जो पॉलिटेक्निक का जो इंटरव्यू दिया था, वहाँ पे थोड़ा सा मैं नर्वस ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ पे कम से कम 7 से 8 लोग थे।
तो वहाँ थोड़ा सा हेजिटेशन सी थी मुझे, लेकिन ठीक रहा, बाद में कोई वहाँ दिक्कत नहीं आई। ये वाला जो इंटरव्यू था, ये वाला इंटरव्यू मुझे उस इंटरव्यू के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा सिंपल लगा। इस बार जो पॉलिटेक के हुए हैं उसमें तो 3 ही थे। हाँ, अब पहले अब 7-8 हाँ, हुआ करते पहले थे। स्टार्टिंग में 7-8 होते थे, अब खाली 3 ही लोग रहते हैं, 2 एक्सपर्ट होते हैं और 1 मेंबर आता है, और जो मेंबर का जो चैम्बर होता है उसी में अपना इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है। तो देख लो पॉलिटेक का कितना टफ एग्जाम था, 7 से 8 कैंडिडेट, मतलब ऐसे पैनल के बीच में से अपने आप को प्रूव करना और एग्जाम में सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात इंटरव्यू की, आपको भी पता लग गई। अब इनके जो मैसेज है, ये आपको मैसेज देंगे कि आपको इंटरव्यू की कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो प्रदीप सर जी, आप ये बताइए अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बताइए कि उनको इंटरव्यू की किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपको उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जैसे अगर आपने पीएचडी कर रखी है, तो ये आप निश्चित मान के चलिए कि आपके जो पीएचडी का जो बैकग्राउंड है, आपका जो पीएचडी का जो टॉपिक है, आपने क्या रिसर्च पेपर आपने पब्लिश करवा रखे हैं, उन रिसर्च पेपर के बारे में आपसे वो निश्चित रूप से वो पूछेंगे कि कहाँ क्या कर रहे हो आप, इसमें आपने कितने पेपर छापे हैं, तो पेपर भी अगर आपने पब्लिश करवा रखे हैं तो वो किस इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल में है या बिना इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल में है। तो आप अपना पीएचडी का जो टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आप उनको बिल्कुल क्लियर करके लेके चलिए। दूसरा, अगर आप किसी जॉब में अगर ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हो, तो आपका जो जॉब अभी करंटली जो जॉब है, उस जॉब के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा ये चीज़ वो पूछेंगे निश्चित रूप से कि आप वहाँ से जॉब छोड़ के इस जॉब में क्यों आना चाह रहे हो, तो उसका क्वेश्चन जो आंसर है, वो आंसर भी आपको तैयार करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम ये कह दें उनको कि वहाँ पे सैलरी कम थी या यहाँ सैलरी ज़्यादा है, वहाँ पे मैं सेटिस्फाई नहीं था, या यहाँ ये आपको जो मेरे हिसाब से जो मैंने जो मुझे भी पूछा था कि आप टेक्निकल एजुकेशन में हो, सेम टीचिंग वहाँ पे है, सेम टीचिंग यहाँ पे है, तो आप वहाँ से यहाँ छोड़ के क्यों आ रहे हो। तो वहाँ पे जो मेरा जो आंसर था वो था एक तो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास में जो मेरी क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन के साथ में मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि पॉलिटेक्निक में सिर्फ एक अप्लाइड केमिस्ट्री का छोटा सा पोर्शन आता है, तो वहाँ पढ़ाने में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आता। तो मुझे लगता था कि जो मैंने जो जहाँ तक पढ़ाई कर रखी है, मेरे हिसाब से मेरी ज़रूरत कॉलेज एजुकेशन के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा रहेगी। तो इस टाइप से मैंने उनको अपना जवाब दिया। दूसरा मोटिवेशन इनका ये है कि अभी जब ये आए थे तो इनसे अपन ने बात की थी, तो इन्होंने ये कहा कि मैं नीम का थाना, ये अपने झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है, सीकर डिस्ट्रिक्ट। सीकर डिस्ट्रिक्ट में। सीकर डिस्ट्रिक्ट। मेरा ननियाल भी उधर ही है, वो झुंझुनू ही याद रह जाता है क्योंकि बबाई नीम का थाना बॉर्डर बिल्कुल पे ही है। बिल्कुल, बॉर्डर बॉर्डर पे हैं, दोनों बॉर्डर बॉर्डर पे, एक सीकर बॉर्डर बॉर्डर पे, पे, हाँ, एक आपके झुंझुनू बॉर्डर पे। बिल्कुल बॉर्डर। तो जो नीम का थाना है वहाँ पे ही ये ग्रेजुएशन की थी इन्होंने, नीम का थाना कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज है। तो जब भी उस गवर्नमेंट कॉलेज के सामने से निकलते थे, अब आगे की बात यही बताएंगे तो बेटर रहेगा। जब भी कॉलेज के सामने से निकलता था तो मैं हमेशा एक ही चीज सोच के निकलता था कि मैं एक दिन इसी कॉलेज के अंदर वापस आऊंगा, और उसी डायरेक्शन के अंदर मैं कंटिन्यू अपनी तैयारी करता रहा, और ऊपर वाले ने भी मेरा साथ दिया, और आज उसी कॉलेज के अंदर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। तो ये बात है भैया, अब है टाइम कम, इंटरव्यू हो सकते हैं कभी भी। अभी मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर आए हैं, इनका बहुत बहुत आभार, और आप सब लोग भी इनका आभार व्यक्त करें। आपको इतना बहुमूल्य टाइम दिया, स्पेशल नीम का थाना से आपके लिए आए हैं। ठीक है भाई, तो धन्यवाद आपको प्रदीप जी। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं, नमस्कार। तो चीज़ें और मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये कि एग्ज़ाम इंटरव्यू की जो अपनी जो रूम होता है, वहाँ पे कभी भी एक्सपर्ट के सामने किसी भी क्वेश्चन के लिए जैसे आपसे पूछा जाता है, तो आप एक तो अगर नहीं आता तो आप उसके लिए आप डायरेक्ट मना कर सकते हैं कि सॉरी सर, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है, बजाय इसके कि हम इधर उधर देखें या ये सोचें कि इसमें तुक्का मार देता हूँ मैं, सही हो जाएगा। नहीं, उससे क्या होगा, अगर आंसर गलत चला जाएगा तो गलत इम्पैक्ट फैक्टर जाएगा आपका। दूसरा, टीचर को लगेगा कि इसको क्लियर नहीं है, ये सिर्फ क्या कर रहा है, आइडिया लगा रहा है कि आंसर इसका क्या होगा। तो आपको ये नहीं करना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप सीधा सॉरी सर, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, उससे कोई उसमें दिक्कत होने वाली चीज़ नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन ही आए। एक चीज़, इंटरव्यू की तैयारी करते टाइम आप
कोई भी टॉपिक होता है उस टॉपिक से आप खुद से ही अपने सवाल पूछिए कि अगर एक्सपर्ट अगर इस टॉपिक से अगर मुझे क्वेश्चन पूछेगा तो कहाँ से मुझे क्वेश्चन पूछ सकता है। आप यकीन मानिए जो एक्सपर्ट होता है वो एक्सपर्ट भी वहीं से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि किसी भी एक्सपर्ट को पूरा सब्जेक्ट एट ए टाइम इंटरव्यू के रूम के अंदर याद नहीं होता है। वो वही क्वेश्चन पूछता है जो उस टाइम पे उसके दिमाग में आते हैं, और जनरली हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन आते हैं वो वही क्वेश्चन आते हैं जो सरफेसली चीज़ें होती हैं, कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें होती हैं वही आपसे पूछी जाएंगी। आपको कोई ज़्यादा डीप में स्टडी उसके लिए करने की ज़रूरत नहीं है कि आप डेरिवेशन निकाल रहे हो, बहुत लंबे लंबे आप आंसर उनके तैयार कर रहे हो। नहीं, आपको बिल्कुल शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आपको याद रखने हैं। वहाँ पे ज़्यादा उसमें गहराई में जाने की आपको आवश्यकता नहीं। तो स्टूडेंट्स, अब आपके पास में ज़्यादा समय नहीं बचा है इस एग्ज़ाम के लिए, तो बिल्कुल जिद जुनून के साथ में आप इसकी तैयारी में लग जाइए। अगर आपने ठान लिया कि मुझे इसमें सिलेक्शन करवाना है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका सिलेक्शन होने से नहीं रोक सकती। तो मेरी तरफ से जो भी एस्पिरेंट्स हैं उन सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।